चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे उलझे हुए, सबसे परेशान करने वाले डबल मर्डर केस की, आरुषि हेमराज केस। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और हमारे जस्टिस सिस्टम की जड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये बात बिल्कुल सही है। ये केस सिर्फ एक फेल हुई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी। ये हमें बताता है कि जब हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी एजेंसियां सच ढूंढने के बजाय पब्लिक प्रेशर में काम करने लगती हैं, तो इंसाफ का रास्ता कितना धुंधला पड़ जाता है। और जानते हैं, इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शायद कातिल नहीं बल्कि हमारा जस्टिस सिस्टम खुद है। जरा सोचिए, एक ही केस, वही सबूत और दो फैसले जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? देखिए, 2013 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट कहती है कि माता पिता राजेश और नुपुर तलवार ही कातिल हैं। उन्हें उम्र कैद की सजा मिलती है। और फिर सिर्फ 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हीं सबूतों को देखकर कहती है कि सबूत तो है ही नहीं, और उन्हें बरी कर दिया जाता है। दो अदालतें, वही सबूत, पर दो बिल्कुल अलग नतीजे। तो सवाल वही है, आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, ठीक उस जगह जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ, क्राइम सीन पर। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की सबसे पहली, सबसे जरूरी कड़ी होता है क्राइम सीन, और इस केस में सबसे बड़ी गलती वहीं पर हुई। तो 16 मई 2008 की सुबह एक 14 साल की लड़की आरुषि तलवार अपने ही बेडरूम में मृत पाई जाती है, और घर का नौकर हेमराज वो गायब है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फौरन एक नतीजे पर पहुंच जाती है, कातिल नौकर ही है और वो भाग गया है। ये एक बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, एक ऐसी गलती जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस केस के पहले 48 घंटे शायद सबसे अहम और सबसे बर्बादी वाले थे। 16 मई की सुबह आरुषि की बॉडी मिलती है और देखते ही देखते क्राइम सीन एक मेले जैसा बन जाता है। पुलिस, मीडिया, पड़ोसी, हर कोई अंदर बाहर आ जा रहा है, सबूतों से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है अगले दिन, 17 मई की सुबह, जब गायब नौकर हेमराज की लाश घर की ही छत पर मिलती है। पुलिस की जो पहली थ्योरी थी वो पूरी तरह से ढह चुकी थी। नहीं, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये तो एकदम बेसिक लेवल की नाकामियां थी। सोचिए, जांच शुरू होते ही घर की सफाई कर दी गई। छत का दरवाजा, जिस पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे, उसे 24 घंटे से ज्यादा तक किसी ने खोला ही नहीं। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे कर्तव्य की पूरी तरह से अवहेलना कहा। मतलब एक ऐसी लापरवाही जिसने एक सही इन्वेस्टिगेशन के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। तो अब हुआ ये कि जब क्राइम सीन से कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा, तो इन्वेस्टिगेटर्स ने अपना तरीका ही बदल दिया। अब वो सबूतों से कहानी नहीं बना रहे थे, बल्कि एक कहानी बनाकर उसमें सबूत फिट करने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं से ये केस और भी ज्यादा उलझ गया। और ये बदलाव बहुत बड़ा था, एकदम यू टर्न। देखिए, जो पहली सीबीआई टीम थी उसका शक तलवारों के कंपाउंडर कृष्णा और दो दूसरे नौकरों पर था। मतलब थ्योरी ये थी कि कातिल कोई बाहरी था। लेकिन जैसे ही दूसरी टीम ने केस संभाला, सब बदल गया। नौकरों को क्लीन चिट दे दी गई और सारा का सारा शक माता पिता पर आ गया। और फिर एक नई थ्योरी बनाई गई, ऑनर किलिंग की। हाई कोर्ट ने भी इस बात को पकड़ा। कोर्ट ने अपनी जजमेंट में साफ साफ लिखा कि इन्वेस्टिगेशन अब ऑब्जेक्टिव नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि सीबीआई तथ्यों से एक थ्योरी बनाने के बजाय एक थ्योरी में तथ्यों को फिट कर रही थी। ये किसी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर माता पिता के खिलाफ ऐसा क्या सबूत था? चलिए अब जरा देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस किस बुनियाद पर खड़ा किया और वो अदालत में जाकर कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। प्रोसिक्यूशन की जो पूरी थ्योरी थी उसका सेंटर पॉइंट था एक गोल्फ क्लब। उनका दावा था कि हत्या का हथियार वही गोल्फ क्लब था जिसे माता पिता ने गुस्से में आकर इस्तेमाल किया। यही उनके पूरे केस की नींव थी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं माना। कोर्ट का कहना था कि रिकॉर्ड पर एक भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिससे ये माना जा सके कि वही गोल्फ क्लब मर्डर वेपन था। मतलब कुछ भी नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी पाया कि जो गोल्फ क्लब सबूत के तौर पर पेश किए गए थे, उन्हें ठीक से सील तक नहीं किया गया था। मतलब उनके साथ छेड़खानी हुई थी।
अब ये सीबीआई के केस पर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो अब एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर माता-पिता के खिलाफ सबूत इतने कमजोर थे, तो क्या कोई ऐसे भी सबूत थे जो किसी और तरफ इशारा कर रहे थे? क्या इन्वेस्टिगेशन ने कुछ अहम सुरागों को नजरअंदाज कर दिया था? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल थे। सुनिए, हेमराज के कमरे में एक तीसरे अनजान शख्स का खून मिला था, जिसका ब्लड ग्रुप था AB। छत की दीवार पर खून से सना एक हथेली का निशान भी मिला, उसका भी ब्लड ग्रुप AB था। ये ब्लड ग्रुप न तो आरुषि का था, न उसके माता पिता का, और न ही हेमराज का। ये साफ साफ किसी तीसरे इंसान की मौजूदगी का सबूत था। लेकिन पता है सीबीआई ने इस डीएनए रिपोर्ट को क्या कहकर खारिज कर दिया? एक टाइपोग्राफिकल एरर, मतलब लिखने में गलती हो गई। तो धीरे धीरे ये केस सिर्फ तलवार परिवार या एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन का नहीं रह गया, ये पूरे के पूरे सिस्टम पर एक सवाल बन गया। एक ऐसा मामला जिसमें हमारा सिस्टम खुद कटघरे में खड़ा था। इसीलिए जब हाई कोर्ट ने तलवार दंपति को बरी किया, तो वो फैसला सिर्फ उनके बारे में नहीं था। वो एक तरह से पुलिस, फोरेंसिक डिपार्टमेंट और प्रोसिक्यूशन, इन सब की नाकामियों पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी। ये फैसला दिखा रहा था कि सिस्टम के कितने सारे हिस्से एक साथ फेल हो गए थे। और इस पूरी कहानी में एक और प्लेयर था जिसकी भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो थी मीडिया। इस केस में हमने मीडिया ट्रायल का शायद सबसे खराब रूप देखा। असली कोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही टीवी चैनलों पर बहसें होने लगीं और सबूतों की जगह सनसनी के आधार पर फैसले सुनाए जाने लगे। न्यूज़ चैनल रोज रात को डिबेट करते थे, क्राइम सीन के ड्रामेटिक रिक्रिएशन दिखाते थे और पेरेंट्स या किलर जैसी हेडलाइंस चलाते थे। इससे पब्लिक की राय बन रही थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपनी एक जनता की अदालत लगाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर जबरदस्त प्रेशर बना दिया। तो आखिर में हम सब एक सवाल के साथ रह जाते हैं। तलवार दंपति को बरी कर दिया गया, लेकिन क्या आरुषि और हेमराज को इंसाफ मिला? उनके असली कातिल आज भी खुले घूम रहे हैं। और ये केस हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि अदालत से एक फैसला आ जाना और सच में न्याय मिलना, ये हमेशा एक ही बात नहीं होती।